तो आज हम ज्योग्राफी का जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना एग्रीकल्चर, इसका हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि हाँ हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्म सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। इन सब्सिस्टेंस के हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। ठीक, इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी थी, कमर्शियल फार्मिंग में हमने मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन पढ़ा था। अब इसके बाद आज अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से पाए जाते हैं। अब मेजर क्रॉप्स जो होते हैं उसमें भी हमारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत सारे तरीके की हमारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, ठीक है, जूट एंड कॉटन हो गया, ये फाइबर क्रॉप्स है। जो खाने वाली क्रॉप्स है, ठीक, तो ये सारी हो गई। और जैसे जूट और कॉटन है ये हमारे फाइबर क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी टी और कॉफी हम अपने शौक के लिए पीते हैं, चीजें। ठीक, अब इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, राइस। हमें सब लोग की सब क्रॉप्स के देखने की उनको क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो हम राइस को हर जगह पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, या वीट को हर जगह पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। ठीक, तो क्या पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए, जैसे कि राइस को। राइस जो है वो हमारा एक मेजर फूड है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का मेजर फूड है। ये एक स्टेपल डाइट है। ठीक है, स्टेपल डाइट है किसकी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। राइस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं चिप 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 हो रहा है, चिप चिप हो रहा है, आपके लिए चिप चिप है, लेकिन राइस को बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए वो। तो वो ग्रो कैसे होगा, रेनफॉल, रेनफॉल चाहिए, बहुत अच्छी खासी बारिश चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन द एल्वियल क्लेइंग सॉइल। ये सबसे ज्यादा राइस होता है वो किसमें ग्रो होता है, एल्वियल जो सॉइल होती है, एल्वियल की जो क्ले टाइप की जो सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे से राइस ग्रो होते हैं, बेस्ट होता है। सॉरी, एल्वियल की जो क्ले सॉइल होती है उसके लिए राइस जो होता है वो बहुत ही बेटर होता है। ठीक, क्योंकि ये जो होता है क्ले सॉइल वो बहुत ज्यादा पानी को रिटेन कर पाता है, और अभी हमने बोला कि उसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए, तो रेनफॉल आके अगर बह के चले तो क्या फायदा। ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये, अगर क्ले सॉइल होती है तो बेस्ट मानी जाती है। अब राइस सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन उगा रहा है, तो चाइना। चाइना लीड कर रहा है प्रोडक्शन में, लेकिन सिर्फ चाइना है थोड़ी, चाइना के बाद इंडिया भी है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन, सॉरी चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर हमारे इंडिया में होगा, फिर थर्ड नंबर पे जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। ठीक, अब जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मिल जाती है, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में, तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स भी एक साल में ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वीट। कि वीट को क्या क्या चाहिए, वीट को चाहिए एक मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम, मॉडरेट बीच का टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए ग्रो करने के लिए सीजन में, लेकिन सनशाइन ब्राइट होनी चाहिए, बहुत तेज धूप चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन अ वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक, अच्छा खासा पानी होना चाहिए उसमें, लेकिन वो लोमी टाइप की सॉइल हो तो बहुत अच्छा, बेस्ट मानी जाएगी। बीट जो होती है वो एक्सटेंसिवली कहाँ ग्रो होती है, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। ठीक है, तो यूएसए हो गया, यूएसए के ऊपर कनाडा हो गया, यूएसए के नीचे साउथ अमेरिका में हमारा अर्जेंटीना हो गया, एशिया से हमारा रशिया हो गया, और हमारा यूक्रेन हो गया, नीचे से हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ एशिया से हमारा इंडिया। ठीक, इंडिया में भी इट इज ग्रो इन द विंटर। हमारे इंडिया में विंटर में ही वीट ग्रो होते हैं। याद कैसे रखना, डब्ल्यू से वीट, डब्ल्यू से विंटर। ठीक, विंटर में क्या ग्रो होता है आपका, वीट ग्रो होता है। ठीक, अब राइस किसमें ग्रो होगा फिर, राइस किसमें ग्रो होगा, पानी कब आता है आपका, बारिश समर में आती है ना, तो राइस होता है हमारा। अब देखो मिलेट्स, मिलेट्स जो होती है वो एक तरह के मोटे दाने बोले जाते हैं, कोर्स ग्रेन बोले जाते हैं, मोटा अनाज। ठीक, ये मोटा अनाज होता है बेटा, ये बहुत अच्छा होता है, मतलब ये, इसकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। पहले के टाइम पे तो इतना ज्यादा इसको अच्छा ट्रीट नहीं माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये पता है किसी भी जगह पे हो जाता है, जो भी लेस फर्टाइल जगह होती है ना तब भी ये हो जाता है। इसके लिए फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती। सैंडी सॉइल भी होगी ना, यहाँ तक कि जो दाने दाने वाली जो सैंडी सॉइल होती है उसमें भी आराम से ये ग्रो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये एक ऐसी क्रॉप है जो लो रेनफॉल में हो जाएगी और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब अगर कहीं ज्यादा टेम्परेचर भी है या कम बीच का भी टेम्परेचर है, उन दोनों ही कंडीशन में ये हो जाएगी, कम से कम पानी में हो जाएगी। ठीक, उसके बाद एडुकेट रेनफॉल चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत जो भी रेनफॉल हो जाती है उतनी मिल जाए इसको, बस काफी है। इसके अलावा क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होता है ये हमारे मिलेट्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, ज्वार, बाजरा एंड रागी, जो कि ग्रो होते हैं हमारे इंडिया में। अदर कंट्रीज कहाँ कहाँ पे ये ग्रो होती है, तो ये नाइजीरिया में होती है, चाइना में होती है और नाइजर में होती है। ठीक, अब देखो मेज, मेज जो होती है इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए, मतलब बहुत तेज धूप भी चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। कहाँ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में और मेक्सिको में। इंडिया में तो बहुत कम है, मतलब है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा नॉर्थ अमेरिका वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं उनकी कंपेयर में बता रही हूँ, इंडिया में ऐसा नहीं समझना कि है ही नहीं, बिल्कुल है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये अब देखो कॉटन, कॉटन क्या होता है, कॉटन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, हाई टेम्परेचर, बहुत तेज धूप चाहिए, का पानी जो है वो कम होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, 210 मतलब 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, मतलब बर्फ नहीं जमी होनी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, एंड द ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ब्राइट सनशाइन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। सबसे ज्यादा अच्छी सॉइल जो कॉटन के लिए मानी जाती है वो होती है ब्लैक सॉइल। कौन सी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल, और एलुवियल सॉइल भी इसमें हम बेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल मिलती कैसे है, ये हमने सॉइल वाले चैप्टर में किया है, ठीक, उसको पढ़ लेना। तो होती है ब्लैक सॉइल में, और एलुवियल सॉइल जो होती है इसमें हमारी पाई जाती है, हमारी मतलब उगाई जाती है हमारी कॉटन। कॉटन में सबसे अच्छा चाइना भी है, यूएसए में भी होती है, इंडिया में होती है, पाकिस्तान में, ब्राजील में, इजिप्ट में। ठीक, ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे कॉटन के। अब कॉटन को यूज कहाँ किया जाता है, तो कॉटन को यूज किया जाता है हमारे कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज में। ये कॉटन से जो उगती है उससे क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। वो कपड़ा कौन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पहनने के लिए। ठीक, तो ये कॉटन का यूज है। अब देखो एक होता है हमारा जूट, जूट जो होता है, जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर। ये हमारे एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छी जूट हमारी उगाई जाती है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत तेज टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल चाहिए, बारिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ह्यूमन क्लाइमेट चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि ये सारी कंडीशन हमारी राइस जैसी है, तो राइस जैसी कंडीशन ही इसके लिए भी सुटेबल होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज में हमारी ग्रोथ है। तो हमारे इंडिया और बांग्लादेश जो होते हैं हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अच्छी जूट और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जूट उगाई जाती है। अब क्या है हमारा कॉफ़ी, कॉफ़ी जो होता है वो रिक्वायर होता है वार्म एंड द वेट क्लाइमेट एंड द वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए होती है इसे, मतलब गर्मी भी चाहिए, वेट गीला भी क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। कॉफ़ी के लिए अगर हिल स्लोप होता है तो सब ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो पहाड़ वाला एरिया होता है, जो उसका जो पहाड़ वाला हिल स्लोप है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो सूटेबल होता है इसके ग्रो के लिए। सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील जो ये कॉफ़ी उगाई जाती है वो ब्राज़ील में उगाई जाती है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर। उसके बाद हमारा कोलंबिया, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। इंडिया थर्ड नंबर पे, ठीक, प्रोड्यूसर में इसकी कॉफ़ी की। पीते नहीं है ना हम लोग, हम ये सोचेंगे हम तो टी पीते हैं। साउथ इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पी जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया में ही हमारी कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है, और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर टी पी जाती है। ठीक है, अब देखो टी हर किसी की फेवरेट, सुबह का मम्मी चाय दे दो, मम्मी चाय, शाम की चाय, सुबह की चाय। ठीक, तो टी भी हमारा एक बेवरेज क्रॉप माना जाता है, क्योंकि जिसकी प्लांटेशन होती है। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, इसमें हमें कूल क्लाइमेट रिक्वायर होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मतलब रेनफॉल चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा ठंडा। थ्रू आउट द ईयर हमें हाई रेनफॉल चाहिए इसमें, इसकी लीव्स को ग्रो होने में, पत्ते उगने में। इसके लिए हमें लोमी सॉइल और थोड़ा जेंटल स्लोप, जैसे कि अब कॉफी है तो कॉफी जेंटल स्लोप में हुआ है, टी भी तो उसी के जैसा हो रहा है। ठीक, मतलब ये दोनों भाई भाई है ना, टी और कॉफी भाई बहन है, तो वो भी हमारे जेंटल स्लोप पर है। जैसे कि ये स्लोप है तो इधर होगा, इधर। ठीक, ये स्लोप है हमारा, ऐसे माउंटेन है, स्लोप के इधर होगा, जेंटल स्लोप चाहिए। हमारे लेबर्स होते हैं इसमें बहुत लार्ज नंबर में आपको लेबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में लेबर्स क्यों चाहिए होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि केनिया में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में बहुत बेस्ट क्वालिटी की टी मानी जाती है। कहाँ का, केनिया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना। ठीक, हाँ, अब देखो हमारी सारी जो हमने जो क्रॉप्स पढ़ी थी वो पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने राइस के बारे में पढ़ लिया, हमने व्हीट के बारे में कंडीशंस पढ़ ली, मिलेट्स के बारे में, मेज के बारे में, कॉटन, जूट, कॉफी, टी, इन सब के बारे में बेटा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह की कल्टीवेशन के लिए, मतलब जूट की कल्टीवेशन के लिए किस तरह की फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको 2-3 बार पढ़ लेना, और 1-2-3 बार लेक्चर्स देख लेना अच्छे से, और उसके बाद आप अपने हाथ से लिख के देख लेना, आपको याद हो जाएगा। बुक में आई नो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या कभी कभी नहीं समझ में आता, तो मैंने एकदम पॉइंटर्स में दे दिए हैं, तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, और याद रखने में भी ईजी रहेगा। अब देखो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट होती है इसके लिए हमारा क्या होता है, बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए हमें, एफर्ट्स तो एफर्ट्स चाहिए।
इसलिए क्योंकि आजकल इंक्रीज करने के लिए हमें फार्म प्रोडक्शन, हमें फार्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही क्यों है, अपनी जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ता है क्रॉप एरिया, मतलब अगर आपको खेती बढ़ानी है तो या तो आप एरिया बढ़ा सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ क्रॉप्स दो को बड़ा करना है, मतलब अगर एक साल में एक ही खेती होती है तो हमें एक से ज़्यादा करनी है। तीसरा, इरिगेशन फैसिलिटी, जब पानी की फैसिलिटी दी जाती है तो उसको अच्छा करना है, जैसे ट्यूबवेल्स लगा दी, चीज़ें लगा दी, या ड्रिप इरिगेशन किया, मतलब कम पानी में ज़्यादा अच्छे से किया, टेक्नोलॉजीज यूज़ की, ये चीज़। फर्टिलाइजर यूज़ करना है जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ करने हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, ठीक है। मैकेनाइजेशन करना है हमारे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा ये मशीन्स वगैरह यूज़ होनी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें क्या होती है, हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने में काम आती है, ठीक। अब देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो लार्ज पॉपुलेशन के साथ है, विद लार्ज पॉपुलेशन, वो यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। वो इंटेंसिव मतलब वो स्मॉल टूल्स वगैरह हमने पढ़ा था ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में स्मॉल टूल्स वगैरह यूज करते हैं, वेयर क्रॉप्स ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स, और कुछ ही लैंड पे कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने अपने लिए। सब्सिस्टेंस वाले के अंदर हमने इंटेंसिव पढ़ा था, वो अपने अपने के लिए करते हैं फॉर सब्सिस्टेंस के लिए। लार्ज होल्डिंग्स जो होती है आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल, जो लार्ज होल्डिंग्स होती है वो सुटेबल होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि हमारा यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अगर अभी हम इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, हम दो फार्म जो स्टडीज़ है, दो फार्म स्टडीज़ के थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का एग्जाम्पल और हमारे यूएसए का एग्जाम्पल, ठीक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया का। इंडिया में क्या है, देर इज अ स्मॉल विलेज, बहुत छोटा सा एक विलेज है जिसका नाम क्या है, आदिलाबाद। ये कहाँ पे है, ये हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश को। यहाँ पे हुआ क्या था, एक मुन्ना लाल करके एक स्मॉल फार्मर है जो कि हमारे एक विलेज में रहता है, हु हैज अ फार्म लैंड, उसका बहुत छोटा सा फार्म लैंड है, जितने कितने का, सिर्फ 1.5 एकड़ का। उसका जो मेन हाउस है वो उसका खुद का विलेज में है। उसने क्या किया, हाई यील्ड की वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब HYV सीड्स लिए उसने मार्केट से, एवरी ऑल्टरनेट ईयर में वो लेता था, मतलब इस साल फिर अगले साल छोड़ के उसके अगले साल, ठीक, तो ऐसे लेता था। लैंड जो थी उसकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और वो एक साल में ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन आई, एक साल में वो 2 खेती कर लेता था, जैसे कि वीट और राइस, ठीक, या वीट और पल्सेस, ऐसे करके। अब हुआ क्या, फार्मर्स ने, ये जो फार्मर था हमारा मुन्ना लाल, इसने क्या किया, एडवाइस ली अपने फ्रेंड्स की और अपने एल्डर्स की, एज वेल एज द गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ही टेक्स द ट्रैक्टर, उसने क्या किया, एक ट्रैक्टर लिया, मतलब उसने एडवाइस ली, उन्होंने एडवाइस किया उसे, अपने फ्रेंड एल्डर्स वगैरह ने उसे एडवाइस किया। अब उसकी फार्म प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ टिप्स दिए, तो उसने उस टिप्स को माना, जैसे कि उसने एडवाइस मानते हुए एक ट्रैक्टर लिया, उस ट्रैक्टर से उसने क्या किया, प्लफिंग करी अपनी फील्ड की, जो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलाना, पूरा प्रॉपर प्लफिंग करी, ठीक है। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स जो थे उसने अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ही यूज किया, जैसे कि बुलक्स पर प्लफिंग, लेकिन उसने ट्रैक्टर का यूज कर लिया, मशीन का यूज कर लिया। देयर इज अ ट्यूबवेल इन अ नियर बाय फील्ड व्हिच ही टेक्स ऑन द रेंट टू इरिगेट द फील्ड। दूसरा उसने चेंज क्या किया, अपना ट्यूबवेल लगा लिया, ठीक है। ट्यूबवेल उसने जो उसके नियर बाय फील्ड में था, उसने उसको रेंट पे लेके अपने फार्म को इरिगेट कर लिया, ठीक है। अब मुन्ना लाल के पास इसके साथ साथ, मतलब वो खेती तो कर ही रहा था, उसके साथ साथ उसके पास 2 बफेलो भी थे, ठीक है, और कुछ हमारे इनके इनके पास थोड़े से वो भी थे, हैंड्स भी थे। उसने बफेलोज का मिल्क को जो था वो सेल किया कोऑपरेटिव स्टोर हाउस में, जो कि उसके नियर बाय टाउन में था, और वो खुद भी मेंबर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर, कौन सी टाइप की फॉडर उसे उगानी है, या किस टाइप जिसमें वो एडवाइस कर सकता था, विच ऑल्सो एडवाइज हिम, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मेंबर था, जिसने उसको एडवाइस किया था कि विच टाइप ऑफ क्रॉप जो फॉडर होती है, जो जरूरी होती है एनिमल्स के लिए, ये सब उसको बताया गया, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं वो बताया गया, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कैसे उनकी ग्रोथ होती है, सब के बारे में प्रॉपर बताया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑल द मेंबर्स जो थे उसकी फैमिली के, वो हेल्प करते थे उसकी वेरियस एक्टिविटीज को करने में। समटाइम्स हुआ क्या, ही टेक्स द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, कभी कभी वो बैंक से लोन ले लेता था जब उसको जरूरत पड़ती थी, ठीक है, ऑन द बैंक, और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी ले लेता था। किस लिए लोन लेता था, HYV सीड्स खरीदने के लिए, या कभी भी उसको इम्प्लीमेंट, मतलब कुछ भी अलग से खरीदना पड़ गया, या उसको कुछ रेंट पे लेना पड़ गया तो उसके लिए। अब इससे हुआ क्या कि जो भी उसकी खेती वेती हुई बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी हुई, चीजें हुई, उसको उसने फिर क्या किया, मंडी में सेल किया, ठीक। तो उसने ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। तो सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, अब मंडी में सेल कर दिया, सेल करने के बाद भी बहुत सारी चीजें बच जाती है, तो हर फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, तो उनको सेल करना पड़ता है सारी ही चीजें, इवन द मार्केट इज नॉट अवेलेबल टू देम।
मतलब ऐसे भले ही मान लो अगर मार्केट में कोई चीज सस्ती मिल रही मतलब बिक रही है, आपने उसे फार्म मतलब ग्रो किया, आपको 20 या मतलब आप मान लो 30 रुपीज आपको कॉस्ट आ गई मतलब एक फार्मर को, लेकिन मार्केट में अगर उसकी कीमत से 25 रुपीज पर वो चल रही है या 35 चल रही है, उसमें वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या उसे बेचना चाहिए? मतलब अगर देखा जाए तो वो सोचेगा कि भाई नहीं, बाद में जब अच्छा फेवरेबल प्राइस मिलेगा तब बेचूंगा मैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो अगर अपने पास रख लेगा, तो पहली बात उसके पास रखने के लिए इतनी ज्यादा जमीनें ही नहीं होती, क्योंकि अगर वो खेत में रख देगा, कल बारिश आ गया कुछ आ गया तो सब खराब हो जाएगा। तो अगर वो घर में रख, और अगर आप सोचो कि अब घर में रख दे, घर में रख देगा तो बेटा वो रहेगा कहाँ पे, और घर में रखने से भी वो खराब हो जाती है चीजें। तो स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए प्रॉपर हमारे वो होते हैं, कोल्ड स्टोरेज हाउस होते हैं जहाँ पे ये चीजें रखी जाती है। उसके पास अगर वो नहीं होती तो मजबूर हो जाता है सारी चीजें सेल करने का मार्केट में, भले उसको प्राइस मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज को बनाने के लिए, ताकि इस तरह की चीजों में हेल्प हो जाए छोटे फार्मर्स की, ठीक है, ताकि उन्हें अपने जो उन्होंने क्रॉप ग्रो किया उसके उनको अच्छे प्राइस मिल जाए, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, जैसे कि हमने इंडिया का एग्जाम्पल पढ़ा, ऐसे हमने यूएसए का एग्जाम्पल पढ़ा। इंडिया में तो एक छोटा सा फार्मर था जिसमें सिर्फ 1.5 हेक्टर उसके पास जमीन थी, जो मुन्ना नाम था। और यूएसए के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एवरेज साइज जो होता है यूएसए का वो बहुत ही बड़ा होता है इंडिया के फार्म में। कहाँ वो 1.5 हेक्टर और ये कहाँ 250 हेक्टर। समझ लो 1.5 और 250 कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे टिपिकल साइज जो होता है फार्मर के पास वो 250 हेक्टर्स होता है। फार्मर ने जनरली डिसाइड करते हैं वो अपने फार्म में ही, और बहुत मेजर मेजर क्रॉप्स में कौन कौन से ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सब वो ग्रो करते हैं। इसे हम बहुत एक फेमस एग्जांपल पढ़ने वाला है जो हॉरन का। जो हॉरन करके जो है एक फार्मर है हमारा मिड वेस्ट यूएसए का, जो कि लोअर स्टेट में रहता था, ठीक है। उसके पास 300 हेक्टर की जमीन है। उसने वहां पे क्या ग्रो किया, कॉर्न को ग्रो किया ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट्स द नीड्स ऑफ द क्रॉप। उसने वहां पे क्या ग्रो किया था, कॉर्न ग्रो किया, मक्का ग्रो किया जो हम खाते हैं भुट्टा, ठीक। लेकिन उसने तुरंत नहीं ग्रो कर दिया, सबसे पहले उसने चेक किया कि उसकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं, क्या उसको प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज उसके फुलफिल कर पा रही है उसकी क्रॉप को या नहीं। अगर नहीं कर पा रही तो उस पर वो एक्शन लेगा। दूसरी बात, उसने ये भी देखा कि प्रॉपर कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ, ताकि उसकी क्रॉप अगर वो उगाए तो डैमेज ना हो जाए। तो ये चीज देखी। टाइम टू टाइम उसने सॉइल के सैंपल्स भी उठा उठा के वो देता था लेबोरेटरी में उसको चेक करने के लिए कि क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है उसकी क्रॉप के लिए। अगर वो सफिशिएंट नहीं होगा तो वो प्रॉपर डालेगा, और अगर सफिशिएंट होगा तो वो क्रॉप को ग्रो करेगा। इस रिजल्ट की वजह से हुआ क्या, साइंटिफिक फर्टिलाइजर पूरा प्रोग्राम उसने किया, ठीक है। तो हिज कंप्यूटर, और उसका पूरा कंप्यूटर जो था, मतलब उस ये जो इतना बड़ा फार्म वो कर रहा है तो अकेले थोड़ी करेगा, पूरा उसने पूरा सैटेलाइट से उसको कवर कर रखा है। तो हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट, जो उसको प्रॉपर प्रिसाइज पिक्चर दे रही है अपनी फील्ड की। तो इस तरीके से खेती करेगा तो वो इस तरीके से इतना किलो उसका ग्रो होगा या इतने कुंटल उसका ग्रो होगा। दिस हेल्प्स इन टू यूज अ केमिकल फर्टिलाइजर, कितना यूज करना है, एंड पेस्टिसाइड्स कितना यूज करना है और कब यूज करना है, कब उसकी फार्म को रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ उसे पता चला, ठीक। इसके बाद जाके उसने खेती करी। अब सोचो, यूएसए में ऐसे होती है फार्मिंग, छोटे लेवल पे नहीं होती, इतने बड़े लेवल पे होती है। इतने बड़े लेवल पे फार्मिंग करने से होता क्या है, उसने यूज किसका किया, वो खुद नहीं गया, उसने ट्रैक्टर यूज करे, सीड ड्रिल्स यूज करे, लेवलर यूज किया, और आजकल तो ड्रोन यूज करने लग गया है, ठीक है। कंबाइंड हार्वेस्ट किया, नजर रखने के लिए, सर्विलेंस के लिए वो खुद नहीं चल सकता 250 हेक्टर, ड्रोन के थ्रू वो नजर रख रहे हैं। कंबाइंड उसने हार्वेस्टर यूज किया एंड थ्रेशर यूज किया परफॉर्म करने के लिए वेरियस एग्रीकल्चर के ऑपरेशन को। तो जो ग्रेन्स जो था और स्टोर जो हुए वो ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज जो था उसमें जाके स्टोर हो गए, और वहां से जाके वो डिस्पैच होंगे मार्केट एजेंसीज में। तो सोचो, वहां का जो फार्मर होता है वो बेटा वो कोई नॉर्मल एक फार्मर नहीं है, वहां का एक फार्मर प्रॉपर बिजनेसमैन है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन, ठीक। तो हमारे इंडिया की फार्मिंग में और वहां की फार्मिंग में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक। मजा आया दोनों एग्जाम्पल पढ़ के, जो हरन और हमारा मुन्नी लाल का, ठीक है। बताना कि आपको पता था कि कभी ऐसा भी इतने बड़े लेवल पे भी ये हमारी ऐसे खेती की जाती है, किसी बच्चे को पता था? वहां पे नॉर्मल मतलब एक किसान की नजर से नहीं देखता, अरे ये तो किसान है बेचारा गरीब, नहीं, वहां का किसान बिजनेसमैन है, बहुत अमीर, ठीक। बिजनेसमैन से भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं वहां के किसान तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। सबको क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। किसी को भी कोई डाउट हो इस सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा ये भी आप बता सकते हो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स करके, ठीक। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब भी आप बता सकते हो, अपना पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे फीडबैक दे सकते हो कि मैम ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इसमें आप ज़्यादा तेज बता दिया, या ये फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट आता है पूछना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़े,
ठीक है, बाय बाय।